चलिए, गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो भाई, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल डूइंग? फाइन और एक्सेप्शनली वेल। चलो, आप लोग को पता था कि एक होने वाला है क्लास? ठीक है, चलिए। क्या जिनको पता होता वो आते ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, ये सितंबर महीने का भी हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या घटनाएं हुई थी, सारा कुछ। ठीक, हाँ, जंप कर लिया हम। नहीं, बीच में बहुत कुछ हुआ है, धीरे धीरे वो भी आएगा। ठीक, सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने का बचा है, धीरे धीरे वो भी कवर होगा। ठीक, चलिए अभी देखते हैं हम लोग सितंबर का क्या क्या है। पहले हम देखते हैं NIT FI रायपुर को राष्ट्रीय इंक्यूबेटर पुरस्कार मिला है। ठीक, देखो, एक नेशनल लेवल पर एक एसोसिएशन है, इंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस टाइप का EAI उसको ऐसा शॉर्ट में बोला जाता है, इंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? नेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट। ये क्या करता है? ये हर साल एक स्टार्टअप समिट बोल लो या फिर इंटरप्रेन्योरशिप समिट आयोजित करता है नेशनल लेवल पर। भारत इंटरप्रेन्योरशिप मीट, इस टाइप का सम्मेलन, जो भारत उद्यमिता सम्मेलन, ये आयोजित करता है ये हर साल। इसमें ये क्या करेगा? जो भी नए स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं या फिर जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, MSME सेक्टर्स हैं, इन सबको बुलाया जाता है। ये सब आपस में मिलकर के कोलैबोरेशन करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में। इससे क्या होता है? स्टार्टअप जो हैं या फिर ऐसे इंक्यूबेटर संस्था होती है, उनको मार्गदर्शन मिलता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ठीक, ये क्या है? इंक्यूबेटर आपके स्टार्टअप, आप समझते हैं ना, नई नई जो इंडस्ट्री रहती है, अभी जो डली हुई है, ये होते हैं आपके स्टार्टअप्स। तो ऐसे स्टार्टअप्स को बुलाया जाता है, इंक्यूबेटर्स को बुलाया जाता है। साथ में कई उद्योगपति आते हैं, कई इंडस्ट्रीज आते हैं, कई MSMEs आते हैं। इन सब का आपस में वहां पर मीट होता है। इससे क्या है? स्टार्टअप्स वगैरह में हो सकता है कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, स्टार्टअप्स को इससे बूस्ट मिलेगा। या फिर स्टार्टअप्स को आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, उनको मार्केटिंग एक्सेस चाहिए, तो इंडस्ट्री से वो मिल करके या उद्योगपतियों से मिल करके आपस में मेल जोल बढ़ा करके ये देखते हैं कि हम अपना मार्केट एक्सेस कैसे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम नेशनल से इंटरनेशनल जा सकते हैं। ये सारी बातचीत वहाँ पर होती है। तो ऐसा ये समिट होता है जिसमें इन सबको बुलाया जाता है। ठीक, अब आप ये समझो, इतना आप समझ गए EAI और सम्मेलन। ठीक, अब आप समझेंगे इंक्यूबेटर क्या होता है। इंक्यूबेटर वो होती है, ऐसी संस्था होती है जो स्टार्टअप्स जो होते हैं, नए नए डले होते हैं ना, उनको मार्गदर्शन दिखाने का काम करती है, उनको गाइड करती है, वाया कंसल्टेंसी हो, फिर वाया फंडिंग हो, या फिर वाया अपना नेटवर्किंग चैनल के थ्रू उनको मार्केटिंग एक्सेस वगैरह देना हो, या फिर उनको स्पेस देना हो काम करने के लिए। किसी के पास जगह ही नहीं है पर उसका आइडिया बढ़िया है, तो उसको ऐसे जगह वगैरह जुगाड़ करके देने में इन लोग सब अपना काम करते हैं। इनको बोला जाता है इंक्यूबेटर। ये समझ पा रहे हैं? जैसे कोई एक बच्चा एक टीचर के पास आया, बोला कि सर मुझे पढ़ना है, ऐसा वैसा जो भी, टीचर को लगा बच्चे में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा? ठीक है भाई, तुम हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हम तुमको पढ़ाएंगे। अपने कोचिंग सेंटर में वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं। फिर कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि इनकी हालत ठीक नहीं है, उनके फीस वगैरह में कंसेशन कर दिया। फिर बाद में और पता चलता है कि इनकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है, पढ़ने के लिए भी जगह नहीं है, तो अपने सेंटर में पढ़ने के लिए जगह दे दिया। हो सकता है एक आध टाइम का भोजन भी वगैरह उनको करवा दे। तो यहाँ पर टीचर क्या हो गया? इंक्यूबेटर हो गया। ऐसा ही ये इंक्यूबेटर है जो इंडस्ट्रीज के लिए करता है, स्टार्टअप्स वगैरह के लिए। इनको बोला जाता है इंक्यूबेटर। जब भी आप इंक्यूबेटर सुनेंगे, यही चीज से संबंधित है। ठीक, तो ये हमारा NIT रायपुर का अपना एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, FIA, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा पूरा नाम। NIT रायपुर एक संस्था है, यहाँ का कॉलेज, उसके अंतर्गत ये एक प्राइवेट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अलग से एक प्राइवेट संस्था है, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको क्या हुआ? ये गए थे ऐसे समिट में जो कि EAI द्वारा आयोजित किया गया था, भारत इंटरप्रेन्योरशिप समिट। इसमें ये गए थे, और इसमें जब ये गए तो इनको इसके लिए भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया नेशनल लेवल पर। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये हमारा जो समिट है किसके द्वारा कराया गया था? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अवार्ड भी उन्हीं के द्वारा दिया गया। तो ये सरकारी अवार्ड नहीं है, प्राइवेट अवार्ड है, याद रखना। ठीक, प्राइवेट अवार्ड है, किसी भी चीज से ये संस्था से दिया जाता है।
और ये जो कि प्राइवेट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, समिट तो आयोजित करवा रहा है, प्राइवेटली आयोजित करवाता है, पर इसमें सरकार के भी कुछ लोग जाकर के शामिल होते हैं, कुछ मंत्री हो सकता है शामिल हो जाएं, कुछ ब्यूरोक्रेट शामिल हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमको क्या करना है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो ऐसे जितने भी ऐसे स्टार्टअप समिट हो रहे हैं, उद्यमिता सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सरकार की भागीदारी रहती है। ठीक, उससे क्या होगा, सरकार के लोग जाएंगे तो सीधा हम किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, सीधा इंडस्ट्रियलिस्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, सीधा स्टार्टअप वालों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो हमको समझ में आएगा कि वाकई में ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम क्या है, ठीक, उनको क्या दिक्कत होती है, ये सीधा साफ हमारे सरकारी अधिकारियों को पता चल पाएगा। इससे फिर ऊपर जाएगा, वहां से फिर नीतियां बन के आती हैं। इसलिए ऐसा जो भी बड़ा समिट वगैरह आयोजित होता है तो उसमें सरकार की कहीं ना कहीं भागीदारी जरूर होती है। ठीक, वैसे है ये प्राइवेट। इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो ये देखो प्राप्तकर्ता कौन है, NIT FIE रायपुर। NIT रायपुर की अपनी एक संस्था है, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, चौथा ऐसा भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें इनको राष्ट्रीय इंक्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, इसकी भूमिका क्या है, राज्य में देखो 35 से अधिक नए स्टार्टअप्स वगैरह को इन्होंने बढ़ावा दिया है। स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग वगैरह प्रदान किया है, टेक्निकल, क्योंकि ये खुद टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, इनका अपना बहुत बड़ा चैनल होता है, कई इंडस्ट्रीज वगैरह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, तो वैसे इनको तकनीकी सहयोग वगैरह प्रदान करना, रिसर्च वगैरह में इनको सहायता प्रदान करना, टेक्नोलॉजी आधारित गतिविधियां जो स्टार्टअप के पोषण उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है, वैसी वाली चीज इनमें करना। फिर कार्य क्षेत्र इनका क्या है, मुख्यतः गवर्नेंस, मेडिकल उपकरण निर्माण, एनालिटिक्स, डीप टेक, क्लीन टेक, इन क्षेत्रों में जो भी स्टार्टअप्स है उनको ये सहायता प्रदान करते हैं। तो ये क्लियर हो पा रहा है से? ठीक, फिर देखते हैं अपना अगला, छत्तीसगढ़ बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट घोषित हुआ है। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, रेशम से जुड़ा हुआ है। ठीक, सेरीकल्चर जो हमारा सेरी सिल्क से जुड़ा है, कल्चर यानी उत्पादन बढ़ावा देना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट का अवार्ड जीता है। कहाँ पर, बेंगलोर में। सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, केंद्रीय रेशम बोर्ड, ठीक, सरकार का अपना एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हर साल वो क्या करता है, अपना फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन आयोजित करता है। ठीक, 76वां ये इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन था। ठीक, बहुत पहले से ये बोर्ड है हमारा। तो इन्होंने क्या किया, बेंगलुरु में इस साल भी अपना एनुअल फाउंडेशन डे वगैरह सेलिब्रेट किया। उसमें छत्तीसगढ़ को बेस्ट सेरीकल्चर का अवार्ड मिला। सेरीकल्चर का अवार्ड इसलिए, छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया रेशम उत्पादन, साथ में रेशम उत्पादन के साथ साथ रोजगार सृजन, इन सब क्षेत्र में योगदान देने के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला। तो बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट सम्मान प्राप्त करता कौन है, छत्तीसगढ़। इसमें उपलब्धि क्या रही, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। रेशम उत्पादन यहाँ पर हमारा ये टसर रेशम वगैरह की बात हो रही है, उसके उत्पादन वगैरह में, फिर उसके मार्केटिंग के लिए, फिर उसमें रोजगार सृजन वगैरह के लिए, इन सब के लिए जो योगदान दिया है छत्तीसगढ़ ने, उसके लिए भारत इसको छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया है बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट का। ठीक, अब इसमें योगदान देखो, ये मुख्यतः क्या है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और साथ में आप देखो सेरीकल्चर के लिए उत्कृष्ट जिला देश भर में घोषित किया गया है, बेस्ट जिला फॉर सेरीकल्चर रायगढ़। और सेरीकल्चर हेतु उत्कृष्ट कृषक घोषित किया गया है ललित गुप्ता जी को, जो ये रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये क्लियर हो पा रहा है? बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट पिछले 2-3 साल से छत्तीसगढ़ को ही मिल रहा है। लास्ट ईयर भी मिला था, लास्ट ईयर भी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारा रायगढ़ ही था। ठीक, उस बार भी जो 2 कृषक यहाँ से निकले थे छत्तीसगढ़ से ही निकले थे बेस्ट। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, इतना आपको इसमें याद रखना है। सेरीकल्चर आपका रेशम से संबंधित है, सिल्क, ये कॉटन नहीं है, याद रखना। कई बार सिल्क और कॉटन को लोग एक समझ लेते हैं, कॉटन अलग है भाई, रेशम अलग है। ठीक, कॉटन जो है बहुत पतला, गर्मी में पहनेंगे आप, रेशम वगैरह बढ़िया शादी ब्याह में जाएंगे चमकता हुआ पहन करके, वो होता है रेशम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक नेशनल फिल्म अवार्ड वगैरह भी दिया गया है ना। नेशनल फिल्म अवार्ड क्या होता है, आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकारी अवार्ड होता है। ठीक, आपके जो ये आईफा अवार्ड, जी सिने अवार्ड, ये सब लंथन जो भी अवार्ड होते हैं वो सब प्राइवेट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होते हैं। ये जो है हमारा सरकारी अवार्ड है, भारत के सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, गवर्नमेंट द्वारा ये दिया जा रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, कई अलग अलग मल्टीपल कैटेगरीज में दिया जाता है। बेस्ट एक्टर के लिए अलग है, बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए अलग है, बेस्ट म्यूजिशियन के लिए अलग है, वैसे ही बेस्ट डायलॉग राइटिंग के लिए दिया जाता है। तो बेस्ट डायलॉग राइटिंग के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है दीपक किंगरानी जी को, और ये छत्तीसगढ़ के हैं, मुख्यतः ये बलौदाबाजार भाटापारा जिले के निवासी। ठीक, इन्होंने ये जो आपका एक आई डोंट नो ये क्या है, पिक्चर है कि क्या है,
जो भी है, इसमें इन्होंने डायलॉग राइटिंग की थी, सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है, इसमें इन्होंने डायलॉग राइटिंग वगैरह की थी, उसके लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला। ये शायद 2023 में पिक्चर आई रही होगी, उसके लिए इन्होंने डायलॉग राइटिंग का काम किया है, ये क्लियर है। और ये जो अवार्ड है दिया 2025 में गया है, पर 2023 के काम के लिए दिया गया है। 2023 में जो फिल्म आई थी उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2023 में जो फिल्म है भाई वो दिसंबर तक आएंगे, ठीक। हो सकता है 31 दिसंबर को कोई फिल्म रिलीज हो रही हो, तो वो 2023 की फिल्म में काउंट होता है, और फिर सभी का डेटा आते कंपाइल होते समय लगता है, उसके बाद घोषणा की जाती है, तब जाकर के अवार्ड दिया जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिले चलता है। तो ये जो अवार्ड वगैरह दिया गया 2023 के लिए दिया गया है 2025 में। इसमें संवाद लेखन के लिए किसको फिल्म पुरस्कार दिया गया, बोलो? दीपक किंगरानी जी को, ठीक। मिलना ही था, देखो किंग भी है रानी भी है, दोनों है, नाम में है, ठीक। देखो अब देखते हैं हम अटल भूषण पुरस्कार। अटल भूषण पुरस्कार क्या है, ये भी हमारा एक प्राइवेट फाउंडेशन है, अटल फाउंडेशन, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। प्राइवेट अवार्ड है, ये भी सरकारी नहीं। जहां पर गवर्नमेंट का अवार्ड होता है वहां पर आप ध्यान रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्पज से। एग्जाम पर्पज से मैं बोल रहा हूँ, वैसे है तो सभी कुछ अच्छा, जितना नेशनल लेवल अवार्ड मिल जाए उतना बढ़िया, पर एग्जाम पर्पज से हम देखें तो जो भी सरकारी अवार्ड रहते हैं उसकी ज्यादा वेटेज है एग्जाम वगैरह, ठीक। तो ये क्या है, अटल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है दिल्ली में, उसके द्वारा क्या है हर साल ऐसे आयोजन किए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग फील्ड में। तो इस बार ये जो सोशल सर्विस एंड लीडरशिप, ये एक कैटेगरी है, सामाजिक सेवा और नेतृत्व श्रेणी में अटल भूषण पुरस्कार दिया गया है छत्तीसगढ़ के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी को। जसपुर से ये बिलोंग करते हैं, ठीक, जानते हैं इनको? हाँ, राजा है, सही तो बोल रहे हैं, दिलीप सिंह जुदेव जी के पुत्र हैं, ठीक। तो ये प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जशपुर से ये बिलोंग करते हैं, इनको अटल भूषण पुरस्कार दिया गया है। फिर एक देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ये समझ पा रहे हैं आप लोग जो भी है, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार क्या है, देखो हर साल जब 5 सितंबर आता है हमारा टीचर्स डे वगैरह हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें देश के द्वारा, ठीक, देश का हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ये सब है, ये क्या करता है, देश से कुछ शिक्षक चयनित करता है, उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये गवर्नमेंट का अवार्ड है और दिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसमें क्या होते हैं, 3 कैटेगरीज में टीचर्स को सेलेक्ट किया जाता है। एक स्कूली शिक्षा वाला है, स्कूल में जितने टीचर्स है, चाहे हायर एजुकेशन हो, आपका हायर सेकेंडरी हो, हायर स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, जो भी हो, स्कूली शिक्षा मतलब स्कूल में जितने टीचर्स हैं उनमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उच्च शिक्षा जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह हैं उनमें, फिर एक तीसरा होता है कौशल विकास उद्यमिता, यानी आपके स्किल डेवलपमेंट सेंटर, या फिर आप जो बोलते हैं लाइवलीहुड कॉलेज वगैरह जैसे छत्तीसगढ़ में चलते हैं, उनके जो प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, ITI वगैरह, उनमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पूरी कैटेगरीज बनाते हैं, कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे, उसमें से कुछ टीचर्स को उठा करके सेलेक्ट करके उनको नेशनल टीचर अवार्ड दिया जाता है। इस साल 2025 में आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से 81 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। 3 कैटेगरीज आप देखेंगे, स्कूली शिक्षा में 45 शामिल थे, उच्च शिक्षा में 21 थे, कौशल विकास एवं उद्यमिता में 15 थे। आप जोड़ेंगे टोटल 81 आएगा। छत्तीसगढ़ से स्कूली शिक्षा के लिए 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नाम इसमें आपको याद रखना है, एक है डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, ये बिलोंग करते हैं दुर्ग से। फिर है संतोष चौरसिया जी, ये बिलोंग करते हैं कोरबा से, कोरबा के जवाहर नवोदय विद्यालय के ये टीचर है, ठीक। इनका बहुत बड़ा नाम, तो ये तो नाम आप याद रखना, ठीक। तो स्कूली शिक्षा से 2 हैं, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया जी। और यही हम इसमें देखें कौशल विकास उद्यमिता वाले में छत्तीसगढ़ से एक प्रशिक्षक को दिया गया है, टीकम चंद किरण, ये धमतरी लाइवलीहुड जो कॉलेज है उसमें ये प्रशिक्षक एज अ काम करते हैं, ठीक। तो यदि पूछे छत्तीसगढ़ से कितनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, 3, ठीक। स्कूली शिक्षा में 2 हैं, प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया जी, और इसमें कौशल विकास वाले में टीकम चंद किरण। ऐसे 3 को यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ये मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर है, कंफ्यूज मत होना। अभी आपका स्टेट लेवल वाला भी आने वाला है क्योंकि, ठीक है, बोलो। अगला देखते हैं हम लोग राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार। जैसे उसमें क्या हमारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हो रहा है वो आपका केंद्र स्तर पर होता है, ये हमारा राज्य स्तर पर है। राज्य स्तर पर भी ऐसे टीचर जो होते हैं उनको सेलेक्ट करके अवार्ड दिया जाता है हर साल। हर साल क्या है, नामों की घोषणा होती है, कभी 55 रहते, कभी 56 रहते, कभी 60 रहते हैं, कभी
70 वगैरह भी हो सकते हैं, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, कोई फिक्स नंबर इसका नहीं होता है। तो इस साल हमारे राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार में राज्यपाल शिक्षक सम्मान से पुरस्कारित किया गया था 64 शिक्षकों को। ठीक, इसमें क्या होता है, नंबर आपको याद रखना है। 64 नाम आप रट तो नहीं सकते, न रटना जरूरी भी नहीं है, नंबर आपको याद रखना है। कितनों को दिया गया राज्यपाल शिक्षक सम्मान? 64। ठीक, और इसमें क्या होते हैं, ये तो हो गए हमारे राज्यपाल शिक्षक सम्मान। फिर हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ प्रख्यात साहित्यकार हैं, उनके नाम से स्मृति पुरस्कार भी दिया जाता है। 4 स्मृति पुरस्कार टोटल दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। एक तो हो गया आपका ये राज्यपाल शिक्षक सम्मान, वो अलग, और साथ में 4 साहित्यकार स्मृति पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल टीचर्स को। ये क्लियर हो पा रहा है? तो ये अलग है, इनमें आपको हर नाम याद रखना है 4 साहित्यकार पुरस्कारों। ठीक, कौन कौन है देखो, एक है डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है इतना पूरा, डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, ये दिया गया है अजय चतुर्वेदी जी को। फिर आप देखेंगे डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, ये दिया गया है श्रीमती सुनीता यादव को। फिर आप देखेंगे डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, ये दिया गया है भोजराम पटेल जी को। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार, ये दिया गया है रमेश कुमार चंद्रवंशी जी को। ऐसे करके कुल 4 स्मृति पुरस्कार होते हैं। चारों के नाम आपको याद रखने हैं, जिनका इस साल प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले हैं। ध्यान रखना, नाम याद रखना जरूरी है। जोड़ी मिलाओ में दे देगा या फिर सिंगल क्वेश्चन भी दे सकता है। किनको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस टाइप की चीज। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो रिपीट करना, मैं बोल रहा हूँ पुरस्कार नाम रिपीट करना, पुरस्कार का नाम मैं बोलता हूँ। डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, फिर गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार। ठीक है, और जब बोलते हैं रिपीट करने, सभी रिपीट किया करो। वैसे आवाज अच्छी लाउड थी, पर बोलने से क्या होता है, याद रहता है, इसलिए। फिर अगला हम देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक, इनका नाम है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव जो अभी नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है विकासशील। ठीक, विकासशील छत्तीसगढ़ के नए सचिव होंगे, बोलो कौन? विकासशील। ठीक, यहाँ पर इनका क्रम होगा 13वां, 13th ये चीफ सेक्रेटरी होंगे छत्तीसगढ़ के। इससे पहले कौन थे? अमिताभ जैन, नाम लिखा हुआ है। उसके पहले आरपी मंडल थे, राजेंद्र प्रसाद मंडल। ठीक, वैसे इनका क्रम है 13वां। वैसे छत्तीसगढ़ के पहले सचिव कौन थे, किसी को मालूम है क्या? अरुण कुमार नाम था उनका। ठीक, अरुण कुमार पहले हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव थे। 13th अभी है विकासशील। इन्होंने अमिताभ जैन जी का स्थान लिया है, और कार्यकाल अवधि इनकी लगभग 3.25 साल की रहेगी। और जितनी इनकी कार्यकाल है, ये यदि पूरा कर लेते हैं तो तीसरे सबसे बड़ा टेन्योर वाले ये हमारे चीफ सेक्रेटरी हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखना है कितना आगे होता है। ठीक, और ये क्या है, एशियन बैंक के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। ये एशियन बैंक मतलब यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। ठीक, ये इंटरनेशनल लेवल का बैंक है। इसका आपका हेडक्वार्टर स्थित है मनीला में, फिलीपींस। मनीला राजधानी है फिलीपींस की, वहां पर इस बैंक का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इंटरनेशनल बैंक है। और यहाँ पर इसके कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसका मतलब ये होता है, चूंकि वो इंटरनेशनल बैंक है, हर देश से उसमें एक एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो भारत की तरफ से भारत के रिप्रेजेंटेटिव एशियन डेवलपमेंट बैंक में थे ये, वहां से फिर इनको चीफ सेक्रेटरी के लिए बुलाया गया। ऐसे टोटल इसमें इस बैंक में वैसे 12 आपके ईडी होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसमें से एक ये भी थे। ये क्लियर हो पा रहा है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात है। ठीक, ऐसे ही आपके और कई बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी एक बैंक है। ठीक, ये भी आपका एक बैंक है। इसका आपका वो HQ है बीजिंग में है। ठीक, एक आपका बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये सब एशिया के बड़े बड़े बैंक हैं। ठीक, इसका HQ है, हेडक्वार्टर है शंघाई में। ये हमारा ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2015 वाला। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये 2016 में बना है। इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। और ये हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही, ये बहुत पुराना है, 1966 का बना हुआ, बहुत बड़ा बैंक है। ठीक, इसमें हमारा 4th लार्जेस्ट शेयर है इंडिया का। खैर ये सब छोड़ो अभी।
तो आप इसमें इतना याद रखना, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन है? विकास सेन। क्रम कौन सा है? 13। ठीक। और कहाँ पर ये कार्यकारी निदेशक रहे? एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन बैंक, ऐसे आप नाम याद रखना। ठीक। फिर हम देखते हैं एक और नई नियुक्ति हुई है, छत्तीसगढ़ के नए पीसीसीएफ बने हैं, यानी प्रधान मुख्य वन संरक्षण। ठीक। पीसीसीएफ मतलब प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ऐसा पूरा इसका फुल फॉर्म होता है। तो छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक बने हैं आईएफएस श्री अरुण पांडे। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात हो रही है, फॉरेस्ट, फॉरेन नहीं। ये पूर्व पीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल का स्थान लेंगे। इससे पहले सुधीर अग्रवाल जी थे। और ये क्या होते हैं? राज्य स्तरीय वन सेवा है, उसका सबसे शीर्ष पद है। ब्यूरोक्रेसी के जैसे हेड वो है, वैसे ही फॉरेस्ट सर्विस स्टेट के हेड ये होंगे। ठीक है, सबसे उच्च पद है राज्य स्तरीय वन सेवा का। ये कौन है? श्री अरुण पांडे। बोलो पीसीसीएफ कौन छत्तीसगढ़ के नए? अरुण पांडे। फिर अगला देखते हैं हम लोग, ये जल संचय जन भागीदारी। क्या भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जल शक्ति अभियान। इसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण ही मुख्य उद्देश्य था। सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है, पर साथ में हमको क्या करना था? जनता की भागीदारी को भी बढ़ाना था। इसलिए इसके तहत ये जो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन एक अभियान चला था, उसके अंतर्गत हमने जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये नया एक अभियान लॉन्च किया गया था, जल संचय जन भागीदारी। इंग्लिश में भी वैसा ही नाम है, जल संचय जन भागीदारी अभियान। इन्होंने क्या किया? अभियान तो शुरू कर दिया, इसके अंतर्गत जनता को जागरूक करना था। साथ में सरकार के वो कैसे चल पा रहे हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब सरकार हर जगह जा करके तो नहीं कर सकती। यदि कोई नया घर बनवा रहा है तो उसको रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह लगवाए, खुद से जल संरक्षण करे, इस टाइप की बहुत सारी चीजें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई अपव्यय न करे, ये सारी चीजों की जागरूकता बढ़ाने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान वगैरह लॉन्च किया गया था। और जब ये लॉन्च किया गया तो फिर बाद में ये भी डिसाइड किया गया कि इसमें क्या है, अवार्ड वगैरह दिया जाएगा स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, और जो लोकल बॉडीज होंगी उनको, राज्यों को, जिलों को, और जो शहरी निकाय हैं उनको। ऐसे अवार्ड देने से क्या होता है? आपस में कंपटीशन बढ़ता है। ठीक। बाकी जिले भी सोचेंगे यार हमको भी प्रथम आना है, द्वितीय आना है, तृतीय आना है, जैसा भी प्राइज मनी मिलती है क्योंकि इसमें। ठीक। वैसे अगर आप टेस्ट दिलाएं तो ठीक है, चलता है, बोले है ना। जैसे यहाँ टेस्ट वगैरह होता है, आएंगे क्लास में 80, टेस्ट दिलाने आएंगे 8, और यदि उसी में हम प्राइज मनी रख देंगे ना, टॉप 10 को मिलेगा 500 रुपए, तब देखो कैसा प्रेजेंस बढ़ता है। ठीक। वैसा ही यहाँ पर वाली भी बात होती है। ठीक। इसमें क्या है, अभियान तो हमने चला दिया, बाद में जब 1 साल बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह हम इसमें समराइज करते हैं, ऑडिट वगैरह करते हैं, तो जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसा ही जल संचय जन भागीदारी जो हमारा 2024 में शुरू हुआ था, उसकी साल भर की परफॉर्मेंस एनालिसिस के बाद कई स्टेट्स को अवार्ड दिया गया। तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर स्थान रहा था दूसरा। ठीक। नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ का जल संचय जन भागीदारी अभियान में स्थान था दूसरा। पहला कौन है? पहला है तेलंगाना, हमारा ही पड़ोसी देश। ठीक। दूसरे नंबर पर हम आए छत्तीसगढ़। और राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष शहरी निकाय, देखो नेशनल लेवल पर जो सबसे बढ़िया परफॉर्म किया जिस नगरीय निकाय ने, वो है रायपुर नगर निगम। ठीक। तो स्टेट लेवल पर हम दूसरे, और रायपुर नगर निगम आपका नेशनल लेवल पर कौन सा? पहला। ये समझ पा रहे हैं? ठीक। नेशनल लेवल पर स्टेट में यदि पूछे, छत्तीसगढ़ का स्थान है दूसरा। नगरीय निकाय की यदि बात करो, नेशनल लेवल पर रायपुर नगर निगम का स्थान हुआ पहला। ठीक। और उसके बाद क्या है, प्रदेश में इतने जल संरक्षण काम क्योंकि पूरे हो चुके हैं, 4 लाख से ज्यादा। अब जिला स्तर पर आप प्रदर्शन देखो, जिला स्तर पर क्या है, हमने अलग अलग कैटेगरीज बांट ली है, क्योंकि देश भर में 700 से ज्यादा जिले, फिर आपके हर स्टेट में बहुत सारे जिले हैं, तो हमने क्या किया, इसमें कैटेगरीज वाइज बांट लिए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ऐसे करके। यहाँ पर आपका पॉपुलेशन बेस्ड कैटेगरी नहीं है। जनरली क्या होता है, पॉपुलेशन बेस्ड कैटेगरी रहती है जनसंख्या के आधार पर, 10 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक। यहाँ पर वैसा वाला कैटेगरी नहीं है, ये कैटेगरी थोड़ी अलग टाइप की है। इसमें क्या है, हो सकता है इस टाइप की कुछ चीज इन्होंने रखी हो, जैसे क्या है, इस भागीदारी अभियान के तहत 50 टारगेट हमने फिक्स किए कि ये टारगेट हमको साल भर में अचीव करने हैं। तो इसमें इन्होंने कैटेगरी किस टाइप की बना दी होगी, इस तरह से, जो आपके स्टेट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं 40 से अधिक जिन्होंने टारगेट वगैरह अचीव कर लिए, वो आ जाएंगे कैटेगरी 1 में। यदि किसी ने 30 से अधिक टारगेट अचीव किए हैं, वो आ जाएंगे कैटेगरी 2 में। जो 20 से अधिक टारगेट अचीव किए हैं, उस टाइप के लोग आ जाएंगे कैटेगरी 3 में। इस टाइप का कुछ यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया है, पॉपुलेशन बेस्ड नहीं है।
ये समझ पा रहे हैं। तो 3 कैटेगरीज में छत्तीसगढ़ के जिलों को अवार्ड दिया गया है। देखो, पहले नंबर पर रहा है बालोद, दूसरे नंबर पर रहा राजनांदगांव, तीसरे नंबर पर रहा रायपुर। ठीक, यहाँ पर हमने देखा ये जो अवार्ड है आपका नेशनल लेवल पर है। ठीक, ये जो अवार्ड आपका दिख रहा है ना, ये स्टेट लेवल पर है। यानी हर स्टेट से हमने 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट पकड़े हैं, हर कैटेगरी में सभी को अवार्ड दिया गया। तो ये हमारा स्टेट लेवल का है, ये नेशनल लेवल का नहीं। ये जो है हमारा 2, ये नेशनल लेवल का है। ये क्लियर हो पा रहा है आपको? पक्का है? ठीक, तो ये स्टेट लेवल पर आप देखो, स्टेट लेवल पर कैटेगरी 1 में जिन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट अचीव किए, पहले नंबर पर रहा है बालोद, दूसरे पर रहा राजनांदगांव, तीसरे पर रायपुर। इनको पुरस्कार मिला है 2 करोड़ रुपए का, तीनों जिलों को, इसको भी 2, इसको भी 2 और इसको भी 2। ठीक, कैटेगरी 2 में पहले नंबर पर रहा है महासमुंद, फिर रहा बलौदाबाजार, फिर रहा कौन? गरियाबंद। इनको पुरस्कार मिला है 1 करोड़ रुपए का। और कैटेगरी 3 में आप देखो बिलासपुर, रायगढ़, फिर बलरामपुर, धमतरी, फिर सूरजपुर और दुर्ग। इनको अवार्ड मिला है 25 लाख रुपए का। ऐसा यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइजेशन के हिसाब से प्राइज मनी भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पर नेशनल लेवल पर 2 है। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा? दूसरा। पहले नंबर पर शहरी नगरीय निकाय कौन? रायपुर नगर निगम। ठीक, ये 2 आपको मुख्यतः याद रखना है। ये तो हमारा स्टेट लेवल का है। ठीक, फिर देखते हैं राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। ये आया है, लॉन्च किया गया सरकार द्वारा। सतत विकास लक्ष्य जानते हैं कि आप क्या होता है? सतत विकास समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरीके से करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजें बची रहे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टर्म दिया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक, और क्या हुआ 2015 में हमने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने कई ऐसे टारगेट रखे कि हमको ये टारगेट्स वगैरह अचीव करने, जैसे आपका हर क्षेत्र में विकास हो, हर व्यक्ति को रहने के लिए घर हो, हर व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना हो, भोजन हो, हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन हो, हर व्यक्ति के लिए उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी हो। इस टाइप की जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं होती मानव के डेवलपमेंट के लिए, वैसे टारगेट वगैरह डिसाइड किया गया कि हमको इनको अचीव करना है। हमारा गोल क्या है? हर व्यक्ति के पास घर हो, रोटी कपड़ा मकान वाली चीजें हो, उस तक विकास वगैरह पहुंचे, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, शिक्षा अच्छी मिले, जो एक बेसिक चीज हम सोच सकते हैं कि हर ह्यूमन को मिलनी चाहिए, वैसा यूएन ने डिसाइड किया कि इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये तो हमने गोल सेट कर लिया कि हमको ये चीज अचीव करनी है। अब वो गोल अचीव कैसे होगा, उसके लिए हमने लक्ष्य बनाए अलग अलग। एक हमने लक्ष्य रखा, बना दिया गरीबी उन्मूलन का, तो ये हो जाता है हमारा सतत विकास लक्ष्य। एक हो गया गरीबी उन्मूलन। दूसरा हमने बना दिया कि अच्छी शिक्षा। तीसरा हमने बना दिया कि शुद्ध पेयजल मिले। ऐसे हमने क्या किया, अलग अलग ऐसे टारगेट डिसाइड कर लिए। इनको बोला जाता है सतत विकास लक्ष्य। ठीक, क्योंकि हमने, जैसे आपने क्या है, गोल है, डिसाइडेड है कि हमको पीएससी एग्जाम निकालना है, ये हो गया हमारा जो हमने सोच लिया कि हमको निकालना है। अब उसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, पहले मैं हिस्ट्री खत्म करूंगा, फिर पॉलिटी खत्म करूंगा, फिर जियोग्राफी खत्म करूंगा। आपने टाइमलाइन सेट कर दिया कि मेरे को 15 दिन में ये खत्म करना, 20 दिन में ये खत्म करना, ये हो गया आपका टारगेट। तो वैसे ही जैसे आपका पीएससी एग्जाम निकालना है, वहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना है। उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट वाइज डिसाइड किया, वही चीज यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमको गरीबी उन्मूलन करना है, पेयजल पहुंचाना है, अच्छी शिक्षा पहुंचाना है। टाइमलाइन डिसाइड किया गया है 2030 तक का ये लक्ष्य है, 2030 तक हमको ऐसा कुछ अचीव करना है। ये समझ पा रहे हैं आप? ये होता है हमारा सतत विकास लक्ष्य। इसमें क्या होती है, हर साल दर साल हम प्रोग्रेस अपना मेजर करते हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं। हर साल ऐसी रिपोर्ट जो है जारी की जाती है हर लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी जारी करता है यूनाइटेड नेशन। इस साल 2025 में आया, भारत की रैंक रही है 99, नर्वस 90। ठीक, 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। तो आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी जारी होता है कि सभी देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिर नेशनल लेवल पर भी जारी होता है राज्यों के आधार पर कि कौन सा राज्य बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। फिर राज्य लेवल पर भी ये सारे रिपोर्ट जारी होते हैं कि हर जिला कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जब हम माइक्रो लेवल से उठेंगे, जैसे जिले बढ़ेंगे तब राज्य बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो पूरा पृथ्वी बढ़ेगी, पूरे हर देश बढ़ेंगे। तो वैसे यहाँ पर हर लेवल पर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट वगैरह जारी करते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब समझ पा रहे हैं इसके बारे में? ठीक, तो ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें क्या होता है, स्कोर वगैरह दिए जाते हैं। क्योंकि हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं तो 0 से 100 में स्कोर मेजर किए जाते हैं। उसके हिसाब से क्या किया गया है, जिलों को 4 आपके स्कोर कार्ड पर बांट दिया जाता है। जो हमारा नेशनल लेवल पर भी जो रिपोर्ट आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, उसमें भी जितने राज्य हैं
ऐसे ही 0 और 100 के बीच उनको स्कोर दिया जाता है और ऐसे ही उनको 4 भागों में बांटा जाता है। सेम ऐसा ही एस्पिरेंट में होंगे आपके 0 से 49 स्कोर वाले, परफॉर्मर वाले कैटेगरी में होंगे 50 से 64 वाले, फ्रंट रनर में होंगे 65 से 99 वाले और अचीवर में होंगे 100 वाले। ऐसे क्या है, स्टेट्स को भी वैसे ही डिवाइड किया जाता है। नेशनल लेवल पर नीति आयोग ऐसा रिपोर्ट जारी करती है। कोई राज्य आपका एस्पिरेंट में होगा, कोई राज्य परफॉर्मर में होगा, कोई फ्रंट रनर में होगा, अचीवर में तभी तक कोई नहीं, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 मुश्किल है। ठीक, तो ऐसे राज्यों को भी बांटा जाता है। तो जब राज्य अपना रिपोर्ट निकालती है तो वैसा ही रिपोर्ट ये जारी करती है और जिलों को क्या करती है, इन 4 विभागों में बांट देती है, 4 भागों में बांट देती है। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये हमारा राज्य का रिपोर्ट आया है 2023-24 के आंकड़ों के लिए, मतलब वो वाला फाइनेंशियल ईयर 2023-24। राज्य का कंपोजिट स्कोर रहा है कितना? 70। 2023 लास्ट ईयर में था 69। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हमने 1 पॉइंट स्कोर की वृद्धि की है अपने में। ठीक, तो 2023 में था 69, अभी का कंपोजिट स्कोर है हमारा 70। और छत्तीसगढ़ राज्य इस हिसाब से कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? फ्रंट रनर। ये देखो 65 से 99 वाले के बीच में। देश लेवल पर, नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ फ्रंट रनर में शामिल है। टोटल 82 इंडिकेटर्स होते हैं, इनके आधार पर जिलों को स्कोर वगैरह दिया जाता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सपोज क्या है, अच्छी शिक्षा हमने टारगेट डिसाइड किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत सभी को क्या मिलना है? अच्छी शिक्षा मिलनी है। अब इसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं कि प्राइमरी स्कूल कितने हैं, हायर स्कूल कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, बच्चों की नामांकन दर कितनी है, ड्रॉप आउट रेट कितना है। ये सब जब हम मेजर करते हैं तब हमको पता चलता है कितनी क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है। तो ये जो चीजें हमने देखी पांचों, इसको बोला जाता है इंडिकेटर। ये समझ पा रहे हैं? ये होता है इंडिकेटर, टारगेट हमने डिसाइड किया है शिक्षा के बारे में। तो ऐसे क्या है, टोटल 82 इंडिकेटर्स के आधार पर जिलों को स्कोर दिया जाता है और इनको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो 2024 में 12 जिलों की स्कोर में वृद्धि हुई है। और कितने जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है भाई? 28। पिछले साल कितने थे? 27। ताबड़तोड़ इसमें भी हमने कितने जिले की वृद्धि की? 1। कछुआ चाल, जैसा भी है आगे तो बढ़ रहे हैं। ठीक, बढ़ना जरूरी है, रुकना नहीं। ठीक, तो 28 जिले हमारे फ्रंट रनर में है और 5 जिले आपके परफॉर्मर श्रेणी में। 5 जिले कौन कौन से? आप मैप से याद रखना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर के 2, नीचे के 3। ऊपर के 2 कौन कौन से? बलरामपुर और जशपुर। नीचे के 3 कौन? आपका बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। ठीक, टॉप 2 आपके डिस्ट्रिक्ट और बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट। ये 5 जो है हमारे किस में शामिल है? इसमें परफॉर्मर वाले श्रेणी में। ठीक, 28 जिले फ्रंट रनर में, 5 जिले परफॉर्मर। परफॉर्मर में कौन कौन से जिले? ऊपर के 2 बोलो कौन? बलरामपुर, जशपुर। फिर नीचे के 3 कौन कौन? बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। ये 5 हमारे परफॉर्मर में। ये चीज आपको याद रखनी है। और वैसे यदि हम रैंक वाइज देखें तो सबसे पहले स्थान पर रहा है धमतरी, इसका स्कोर रहा है 76। ठीक, और लास्ट स्थान पर, लास्ट पोजीशन में रहा है बीजापुर, 57 का स्कोर। ये देखो, ये पूरा रैंक ही है यहाँ पर। पहले में धमतरी, दूसरे में बालोद, तीसरे में कांकेर, चौथे में राजनांदगांव, ऐसे करके। ठीक, ये क्लियर हो पा रहा है? अब इसमें कुछ कुछ मुख्य मुख्य चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये हो गया छत्तीसगढ़ राज्य का कंपोजिट स्कोर कितना? 70। फिर कितने जिले फ्रंट रनर में शामिल है? 28। कितने जिले परफॉर्मर में शामिल है? 5। कौन कौन से जिले? ये 5 जिले। साथ में आपको याद रखना, पहले स्थान पर कौन? धमतरी। फिर लास्ट इस पोजीशन पर कौन? बीजापुर। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये रिपोर्ट हर साल आता है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट है। फिर एक देखते हैं NIRF रैंकिंग के बारे में देखते हैं। NIRF रैंकिंग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ऐसा ये संस्था है। ठीक, NIRF क्या है? नेशनल लेवल की हमारी संस्था है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। NIRF ये क्या करता है? 2015 वगैरह में इसका गठन वगैरह हुआ था। तो ये क्या करते हैं, देश में जितने भी हायर एजुकेशन आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, उच्च शिक्षा यानी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, इनको ये परफॉर्मेंस मेजर करके रैंक देता है। क्यों रैंक दे रहा है? क्योंकि जब इसने रैंक देना शुरू किया उससे पहले ऐसा नेशनल लेवल पर कोई फ्रेमवर्क ही नहीं था। तो जहां भी जाओ आप यूनिवर्सिटी वगैरह टाइप करोगे, कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छा है, तो सभी यूनिवर्सिटीज आएंगे मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब आता है, वैसे वाले थे, यानी आई एम द बेस्ट। वहां पर कोई भी हमारा मानक नहीं था कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा
थोड़ा बॉटम लेवल परफॉर्मिंग है, हमको कहीं पता नहीं चल पाता था, इसलिए हमने क्या किया, नेशनल लेवल पर एक ऐसी संस्था गठित कर दी NIRF। ये क्या करता है, सभी आपके विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट करके ऐसे परफॉर्मेंस मेजर करता है और रैंकिंग प्रोवाइड करता है। टोटल 17 कैटेगरीज में इस साल इन्होंने निकाला है रैंक। इसमें क्या है, अलग अलग कैटेगरीज बना दी जाती है। एक तो हम बना देते हैं ओवरऑल, सभी का जितना भी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, एक उसको स्केल पर लाया जाता है, वो होती है आपकी ओवरऑल कैटेगरी, ठीक। बाकी फिर अलग अलग कैटेगरीज में सभी कॉलेजेस को बांटा जाता है। जैसे मेडिकल वाले के अंदर जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। जितने भी हमारे इंजीनियरिंग वाले हैं, इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर आएंगे। डेंटल वाले डेंटल के अंदर आएंगे। फिर आपका ये एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर के अंदर आएंगे। आर्किटेक्चर वाले आर्किटेक्चर के अंदर आएंगे, ठीक। सेब को सेब से ही नापेंगे, संतरा से नहीं, ठीक। इसलिए हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई। फिर यदि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, सबसे बढ़िया फल कौन सा लगा, वो हो गया आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस वाला। ये समझ पा रहे हैं? तो ऐसे टोटल 17 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पर हमको नहीं, नैक अलग है, हाँ नैक वाला अलग है, वो केवल आपको ग्रेडिंग देता है, वो रैंक वगैरह नहीं देता। जब भी आप नैक के बारे में सुनेंगे, आप देखना A+ कैटेगरी है ना, तो वो जो होता है वो ग्रेड देता है, वो रैंकिंग नहीं देता है, ये रैंक देता है। तो ये उसमें बेसिक डिफरेंस है, ठीक। तो ये जो हमारा NIRF क्या किया है, इस बार 17 कैटेगरीज में निकाला है। और ओवरऑल कैटेगरी में यदि हम देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस में, तो टॉप 100 या फिर टॉप 200, इसमें कोई भी छत्तीसगढ़ का विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। स्टेट रन यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य संचालित विश्वविद्यालय ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 200 में एक भी नहीं है छत्तीसगढ़ का। ये क्लियर है? ये आपको याद रखना है, वैसे ही याद रहेगा, ठीक है। एक भी शामिल नहीं है इसमें, कोई भी राज्य संचालित की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सरकार द्वारा संचालित है। यदि प्राइवेट की हम बात करें, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कलिंगा यूनिवर्सिटी ये आए हैं, और साथ में आपका NIT रायपुर, जो कि सेंट्रल रन है, केंद्रीय है ना। NIT रायपुर जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा रन किया जाता है। तो कलिंगा यूनिवर्सिटी, NIT रायपुर, ये आपके 150 से 200 रैंक बैंड में आए हैं। और आपका एम्स रायपुर 101 से 150 वाले रैंक बैंड में आए। ये क्या करता है, NIRF जो है 1 से 100 तक तो क्या है, रैंक दे देता है सभी कॉलेजेस को, पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में। इसके बाद क्या करता है, सीधा रैंक वगैरह नहीं देता, 101 से 150 तक का रैंक बैंड उसमें नाम डाल करके दे देता है। इतने लोग जो है इस रैंक बैंड में है, फिर 150 से 200 वाले इतने लोग इस रैंक बैंड में, ऐसा ये दे देते हैं। तो इसमें आप देखो 101 से 150 रैंक बैंड में शामिल है कौन, एम्स रायपुर, एम्स रायपुर, सिम्स नहीं, एम्स रायपुर, ठीक। दूसरा हम देखें कलिंगा यूनिवर्सिटी और NIT रायपुर, ये हमारा 150 से 200 वाले रैंक में, कौन सी कैटेगरी, ओवरऑल वाले, ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM रायपुर का स्थान रहा है 15वां। एग्रीकल्चर वाले में, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में रहा है कौन, IGKV, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा स्थान, 28वां। मेडिकल कैटेगरी में एम्स रायपुर का स्थान रहा है 31वां। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में NIT रायपुर का स्थान रहा है 35वां। वहां पर आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई होती है भाई NIT रायपुर में। फार्मेसी में GGU बिलासपुर, कौन सा स्थान बोलो कौन सा स्थान, 47वां। इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये दोनों आपको याद रखना है, IIT भिलाई का स्थान 72वां, NIT रायपुर का 86। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IGKV और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, ये 50 से 100 वाले रैंक बैंड में आए, ठीक। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आप देखोगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कलिंगा यूनिवर्सिटी 100 से 150 वाले में, और IGKV 150 से 200 वाले, ठीक। इसमें हर कैटेगरी आप मैनेजमेंट वाला याद रखेंगे 1, मेडिकल वाला याद रखेंगे 2, इंजीनियरिंग वाला याद रखेंगे 3, और GGU चूंकि ये बिलासपुर वाला है फार्मेसी कैटेगरी, और इंटरेस्ट हो तो आर्किटेक्चर वाला, इतना तो आप याद रख सकते हैं 5 वाला। बाकी टॉप 100 टॉप 200 तो आपको याद ही रहेगा। कितने हैं ओवरऑल में छत्तीसगढ़ से, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैटेगरी में टॉप 100 या टॉप 200 में छत्तीसगढ़ से कितने विश्वविद्यालय हैं स्टेट रन में, 1 2 3। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज कितने आए हैं, 3 आए हैं। बहुत बढ़िया, एक भी नहीं है, अभी तो बताया हूं। सो रहे हैं, यस सर, बोलो कितने आए हैं छत्तीसगढ़ से, 0, एक भी नहीं है। स्टेट रन यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। यदि ऐसा पूछे कि टॉप 100 या टॉप 200 ओवरऑल परफॉर्मेंस NIRF रैंकिंग में छत्तीसगढ़ से कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं, नाम संख्या कितनी होगी, 0।
ठीक, स्टेट रन में। और यदि वैसे देखें तो वैसे वो पूछता नहीं है एम्स रायपुर और ये सब के लिए, स्टेट रन के लिए वो पूछेगा, एक भी शामिल नहीं है। हमको तो उसी को देखना है ना, हमको बढ़ावा तो उसी को देना है, ठीक, हमको तो अपने बच्चे को देखना है, पड़ोसी के बच्चे को थोड़ी नहीं देखना है, ठीक। तो हम इसलिए सेंट्रल वाले को नहीं देखते हैं, जनरली स्टेट रन यूनिवर्सिटीज को ही हम देखते हैं। फिर एक नई योजना लाई गई है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। इसकी योजना का शुभारंभ किया गया है 9 सितंबर 2025 को। इसका संचालन किया जाएगा लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा। इसमें लाभार्थी कौन होंगे? श्रमिक परिवार के बच्चे होंगे। 6वीं से 12वीं तक इनको पढ़ाई वगैरह के लिए ये योजना लाई गई। श्रमिक परिवार के बच्चे यानी कौन से श्रमिक? जो पंजीकृत होंगे। छत्तीसगढ़ का अपना श्रमिक एक मंडल है, ठीक, छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, ऐसा इनका श्रमिकों का अपना खुद का एक मंडल है, ठीक। जो भी निर्माण श्रमिक होते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हैं, उनके लिए ये कल्याण मंडल है। इसके अंतर्गत इनको क्या होता है? पंजीकृत होना होता है, रजिस्टर्ड ये श्रमिक हैं ऐसा माना जाता है, सबको आईडी कार्ड वगैरह मिलते हैं। तो ऐसे जो रजिस्टर्ड श्रमिक है, जो पंजीकृत श्रमिक है, उनके लिए ये योजना लाई गई है। उनके जो बच्चे हैं उनको 6वीं से 12वीं तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। कहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो ये आप देखो, निर्माण श्रमिक परिवारों के बच्चों को, यानी कौन सी क्लास? 6वीं से 12वीं तक, इनको शिक्षा दी जाएगी श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में। श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल्स होंगे जिनमें हॉस्टल या एकोमोडेशन की फैसिलिटी हो। प्राइवेट स्कूल होंगे, दूसरा हॉस्टल एकोमोडेशन की फैसिलिटी वाले स्कूल्स में। तो आपके श्रेष्ठ, और स्तर भी अच्छा होना चाहिए, नहीं इसी साल खुला है और डाल दिया, वैसा वाला नहीं। तो आपका श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय होंगे, ठीक। इसमें कौन सा पाठ्यक्रम होना जरूरी है? और सीबीएसई, आईसीएसई, सीजी बोर्ड वाला नहीं। तो 2-3 चीज आपको इसमें याद रखनी। एक तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों के बच्चों को क्लास 6वीं से 12वीं कौन से स्कूल्स में श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय, कौन सा पाठ्यक्रम सीबीएसई, आईसीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। और उसका पूरा खर्चा कौन उठाएगा? श्रम विभाग छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार उनका पूरा खर्चा वहन करेगी। ये क्लियर हो पा रहा है, ठीक। इसमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। इस साल जो योजना लाई गई उसके लिए 100 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को दाखिला करा दिया गया है 14 निजी आवासीय विद्यालय में। नेक्स्ट ईयर जो आपका अगला जो वर्ष होगा, शिक्षा वर्ष, उसमें 200 बच्चों को शामिल कराया जाएगा, ठीक। 6वीं से 12वीं तक ऐसे श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में इनको निःशुल्क शिक्षा वगैरह दी जाएगी। ये क्लियर है। जितने भी निर्माण श्रमिक के बच्चे हैं, कुछ को सेलेक्ट किया जाएगा मेरिट बेसिस पर या जैसा भी है, उसमें उनको 6वीं से 12वीं तक शिक्षा प्रदान की जाएगी श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय। उसमें जो भी खर्चा आएगा, फीस का, हॉस्टल का, जो भी है, सरकार वहन करेगी। ये क्लियर है। कैसी योजना? बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक। पर शर्मनाक भी है, नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ रहा है, जबकि उनके खुद के स्कूल हैं, खुद के इतने सारे टीचर हैं, सबको ही है, ठीक। वैसी बात हो गई कि हमारा खुद का पूरा रेस्टोरेंट का चेन है, पूरे होटल के हमारे चेन है, पूरे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और हम बगल वाले ढाबा में जाकर के खाना खा रहे हैं, ठीक। वैसी वाली यहाँ पर बात है। फिर एक देखते हैं बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। छत्तीसगढ़ में अभी भी क्या है, बाल विवाह वगैरह चलते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आपके यदि आप सूरजपुर वगैरह क्षेत्र में जाओ, जशपुर, बलरामपुर, ये वाले क्षेत्र में अभी भी बहुत स्तर पर बाल विवाह वगैरह होते हैं, ठीक। रिपोर्ट बाहर नहीं आते पर होते हैं, वहां पर कई आपके रजिस्टर्ड भी होते हैं। बीच बीच में खबर आती रहती है, यहाँ पर इन्होंने रुकवाया, वहां पर रुकवाया, ठीक। कई बार तो सामूहिक ही हो जाता है। तो इसमें क्या है, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। एक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है आपका 2023 संभवतः या 2022 समथिंग कुछ से, ठीक। वैसे ही यहाँ पर क्या है, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें भी क्या है, रिपोर्ट वगैरह जारी होती है नेशनल लेवल पर, कौन से राज्यों ने कितना प्रोग्रेस किया है बाल विवाह मुक्त तो उसमें अभियान वगैरह में, वैसे ही आपकी स्टेट लेवल पर भी जारी होती है। तो ऐसे ही बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का अभी मेजरमेंट किया गया कि किस हिसाब से हम कितना आगे बढ़े हैं। उसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या है, आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित देश का पहला जिला बना है कौन सा, बालोद वाला, ठीक। बालोद जिला देश का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित जिला बना है। आधिकारिक रूप से कहने का मतलब यह है कि इनको सर्टिफिकेट दिया गया है कि अब बाल विवाह मुक्त जिले हो चुके हैं। जब तक सर्टिफिकेट नहीं तब तक कितना भी छाती ठोक ले, आधिकारिक रूप से नहीं।
ये क्लियर है। जहां पर आप सुनेंगे आधिकारिक रूप से है मतलब सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट, तो ये सर्टिफाइड है बाल विवाह मुक्त घोषित जिला, देश का पहला है सर। और अभी सूरजपुर छत्तीसगढ़ वाले में आप देखो, सूरजपुर में ही पिछला जो रिपोर्ट आया था उसमें बोला गया था सूरजपुर में ही सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं छत्तीसगढ़ में। तो अभी उसमें क्या किया गया, बिल्कुल वॉर फुटेज लेवल पर, वॉर लेवल पर वहां पर बाल विवाह मुक्त घोषित करने की कोशिश की गई। तो अभी साल भर में यहाँ पर कितने 75 आपके ग्राम पंचायत बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित हो चुके हैं, समझ पा रहे हैं ये। तो ये स्टेट लेवल के द्वारा है सूरजपुर वाला। नेशनल लेवल पर बालोद हमारा पहला जिला बना। इस अभियान की शुरुआत आप देखो कब से हुई है, लास्ट ईयर 10 मार्च 2024 से। और इसमें हमने टारगेट ही डिसाइड कर लिया 2028-29 तक राज्य का हर एक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय को हमको बाल विवाह मुक्त घोषित कर देना है। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, कई टारगेट बनाए हैं। धीरे धीरे हमको कैसे आगे बढ़ना है, 2025-26 तक सभी जिलों के 40% ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय बाल विवाह मुक्त होने चाहिए। 2026-27 में 60% तक, फिर 2027-28 में 80% तक, फिर 2028-29 तक 100% हमको फ्री हो जाना है चाइल्ड मैरिज वगैरह से। ऐसा टारगेट इसमें डिसाइड किया गया। ठीक, इसमें आपको 2 चीज याद रखनी है। वैसे मुख्यतः तो आपको यही याद रखना है ज्यादा कर। बालोद पहला जिला बना है देश का बाल विवाह मुक्त आधिकारिक रूप से। ये क्लियर हो पा रहा है। अगला देखते हैं, एक आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। केंद्र स्तर पर यह अभियान शुरू किया गया है, आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक, इसमें कई डेट मिलते हैं। देखो, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसको 19 अगस्त को। ठीक, एक डेट आपको मिलेगा 10 जुलाई 2025 भी एक डेट मिलेगा। ये 10 जुलाई 2025 को क्या है, इसकी घोषणा की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका चल रहा था, उसमें घोषणा की गई थी कि हम आदि कर्मयोगी अभियान शुरू कर रहे हैं, शुरू करने वाले हैं, इस टाइप का। तो ये 10 जुलाई घोषणा वाला। जनजातीय कार्य मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 19 अगस्त को, और प्रधानमंत्री द्वारा आधिकारिक उद्घाटन हुआ है 17 सितंबर को। 3 डेट है अलग अलग। ठीक, घोषणा हुई आपके 10 जुलाई को, फिर मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया 19 अगस्त को, फिर प्रधानमंत्री खुद सामने आकर के इसका उद्घाटन किए कब, अभी 17 सितंबर को। ठीक, ये अभियान क्या है, देश के सभी राज्यों में संचालित होगी। देश के लगभग 550 से अधिक जिले और 1 लाख से अधिक किन क्षेत्रों में है ये, ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल विलेजेस में। ये आपको याद रखना है। आदि कर्मयोगी अभियान लाया गया है आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए। जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं है उनके लिए अभियान नहीं है, उन्हीं के उत्थान के लिए लाया गया है, ट्राइबल एरियाज के विकास वगैरह के लिए। जो आपका शहरी स्थल है जहां पर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आपके नहीं है उनके लिए अभियान नहीं है, रायपुर में नहीं चलेगा। ये क्लियर हो पा रहा है। ठीक, तो वैसे क्या है, हमारे जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल विलेजेस हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए अभियान। तो इसमें क्या 550 से अधिक जिले होंगे, 1 लाख से अधिक। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल स्टेट है ना, छत्तीसगढ़, MP है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, सब आपके ट्राइबल आपके स्टेट हैं। तो इन स्टेट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो और यहाँ पर आपके कोई भी गाँव ऐसा, कोई भी जिले में ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जो कि जनजाति गाँव वगैरह हो ना हो, इस टाइप का यहाँ पर सीन है छत्तीसगढ़ में, है ना। हर जिले में आपको 1, 2, 3 ऐसे जनजाति बहुल गांव जरूर मिल जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में लार्ज स्केल पर यह अभियान चल रहे हैं, इसलिए हमको पढ़ना ज्यादा आवश्यक हो जाता है। छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत हुई है 17 सितंबर 2025 से। छत्तीसगढ़ के 28 जिले और ऐसे 6650 गांव में ये अभियान संचालित होगा। इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं। इस योजना को आप थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें हमने क्या किया है, 3 अलग अलग कैटेगरीज बना ली है। एक है आपके आदि कर्मयोगी, एक होंगे इसमें आदि कर्मयोगी। आदि कर्मयोगी में कौन कौन होंगे, एक तो होंगे आपके केंद्र स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और फिर ब्लॉक स्तर। इस लेवल के इसमें ऑफिसर शामिल होंगे। केंद्र स्तर के अधिकारी, राज्य स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी, ये हो गए आपके आदि कर्मयोगी। फिर हम देखते हैं एक आदि सहयोगी। आदि सहयोगी में कौन कौन शामिल होंगे, आदि सहयोगी में शामिल होंगे डॉक्टर, फिर इसमें शामिल होंगे शिक्षक, और इसमें शामिल होंगे समाज सेवी या फिर राज्य का युवा वर्ग। फिर एक होंगे आदि साथी।
आदि साथी में होंगे महिला स्व सहायता ग्रुप के सदस्य, फिर होंगे इनके कुछ जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी नेता, फिर इसमें स्वयं सेवक वगैरह भी होंगे। इसको अब ध्यान से समझना, 3 कैटेगरीज में हमने इनको बांटा है। एक होंगे आपके आदि कर्मयोगी, इसमें अधिकारी वर्ग होगा केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर। फिर हम देखेंगे आदि सहयोगी, इसमें डॉक्टर, शिक्षक, समाज सेवी, युवा, जो कि सामान्यतः हायर एजुकेटेड पर्सन है, अच्छे तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित, जो समाज को एक दिशा दे सकते हैं। फिर तीसरे होंगे आपके आदि साथी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जमीनी नेता, स्वयं सेवक, जो ऐसे जनजाति, ये क्या है आदिवासी बहुल गांवों के लिए है, तो उसके अपने लोग तो शामिल होने ही चाहिए जो उनको मना सके बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो वो होंगे आपके आदि साथी जो उसी क्षेत्र से होंगे। फिर इसमें कुछ होंगे डॉक्टर, शिक्षक, समाज सेवी, आदि सहयोगी के रूप में, और आदि कर्मयोगी। ये 3 रूप से इनको डिवाइड किया गया है। इनका काम क्या होगा, जैसे एक जनजाति बहुल गाँव है, ठीक, यहाँ पर क्या हमारा एक जनजाति बहुल गांव है, ये ट्राइबल विलेज है। यहाँ पर हमको क्या करना है, डेवलपमेंट लाना है, विकास की गंगा बहानी है। दूसरा यहाँ पर लोगों का भी विकास करना है, मानव विकास भी करना है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में देखा जाता है कुपोषण वाली चीजें ज्यादा होती हैं, तो उनको हटाना है, अच्छी शिक्षा पहुंचानी है, उस क्षेत्र का विकास करना है, लीडरशिप वहां से डेवलप करना है। ये सारा काम करना है हमको ट्राइबल विलेज में। ये काम कौन कर पाएगा, गवर्नमेंट करेगी, ठीक, विभिन्न योजनाओं के तहत। तो ये जो तीनों है ना, इनके बीच में सेतु का काम करेंगे, इनके बीच ये ब्रिज के रूप में काम करेंगे। ब्रिज के रूप में कैसे काम करेंगे, यहाँ पर एक हर गांव में, ऐसा हर एक आदिवासी बहुल गांव में आदि सेवा केंद्र बनाया जाएगा, ठीक। हर ऐसे ट्राइबल विलेज है, यहाँ पर आपका आदि सेवा केंद्र यहाँ पर होगा। इस केंद्र में क्या होगा, ये तीनों जाएंगे, आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी, आदि साथी, तीनों स्तर के लोग होंगे। फिर आपका ऐसा ट्राइबल विलेज में सामुदायिक बैठक होगी, वहां पर गांवों के लोगों के साथ बैठक। इसमें क्या है, देखो आप गांव के लोग भी शामिल हो रहे हैं, ठीक, ऐसे शिक्षक वर्ग भी शामिल हो रहा है ताकि इनका भरोसा बना रहे, और ऐसे अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। तो उन गांवों की अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी, सड़क नहीं है, तालाब बनवाना है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, जो भी टाइप की उनकी प्रॉब्लम होगी अपनी, वो इनके साथ डिस्कशन होगा। फिर पूरा एक रोड मैप बनाया जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए कि हमको ऐसे डिस्ट्रिक्ट का या ऐसे विलेज का कैसे इंप्रूवमेंट लाना है। पहले हम सड़क बनाएंगे, फिर जल संरक्षण का काम करेंगे, फिर नया स्कूल हम यहाँ पर बनाएंगे ताकि लोग आ जा सके, फिर यहाँ पर हो सकता है कुछ नई हम महतारी सदन योजना वगैरह जो हम लाए उसके तहत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें। इस टाइप की बात उनमें आपस में निकल सकती है। तो एक गाँव का ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। ये समझ पा रहे हैं? तो ये तीनों इसमें शामिल होंगे, आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी, आदि साथी। ये तीनों मिलकर के आदि सेवा केंद्र में ट्राइबल विलेजेस के साथ सामुदायिक बैठक करेंगे। पूरा यहाँ पर रोड मैप निकलेगा। इसमें चूंकि अधिकारी वर्ग भी शामिल है, सीधा रिपोर्ट राज्य सरकार तक पहुंचेगी और उनके लिए योजना वगैरह लाई जा सकती है। ये है आदि कर्मयोगी अभियान। पूरे नेशनल लेवल पर ऐसा ही यहाँ पर वर्क होने वाला है। 3 कैटेगरीज में लोग शामिल होंगे और फिर ऐसे जाकर के हर आपके विलेज गांव में जो भी आपका ट्राइबल विलेज है वहां पर आदि सेवा केंद्र बनेगा। हर जगह पर बैठक होगी, हर जगह से समस्या सुनी जाएगी और उनके डेवलपमेंट के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। ये क्लियर हो पा रहा है? पक्का है? से यस और नो? तो यही हमारा आदि कर्मयोगी अभियान। तो ये देखो, आदि कर्मयोगी स्वयं सेवक क्या करेंगे, जनजाति परिवारों के घर घर से संपर्क करेंगे। जो हमारे स्वयं सेवक हम देखे थे आदि साथी वगैरह, जाएंगे घर घर, उनको बताएंगे इस अभियान के बारे में, मीटिंग के बारे में, क्या समस्या है वो जानेंगे। साथ में केंद्र सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं वो बताएंगे। क्योंकि क्या क्या होता है, इनको बहुत सारी चीज़ें मालूम ही नहीं होती हैं। आप देखना, जो भी अभी जैसे कोई एग्जाम वगैरह भी हो रहा है या टीचर्स की पोस्ट हैं, इनकी पोस्ट, या फिर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ये जो इनके लिए जो रिजर्व होती है सीटें कई बार वैकेंट चली जाती, खाली चली जाती। बहुत सारी चीज़ें इनको उनके बारे में पता ही नहीं है, ठीक। या फिर आपके हमारे जो स्वास्थ्य योजनाएं वगैरह चलती हैं, आयुष्मान कार्ड, ये वो, ये सब, इनके बारे में भी इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, कटे हुए होते हैं मुख्य धारा से। तो उनको ऐसी योजनाओं के बारे में बताना, उनको क्या लाभ मिल सकता है उसके बारे में बताना, ये सब काम होगा। फिर उनकी ज़रूरतों समस्याओं को समझेंगे कि उनकी एक्चुअल रियल प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम क्या है, उनको समझेंगे। फिर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में उनको मदद करेंगे। ऐसे राज्य सरकार तक भी रिपोर्ट पहुंचेगी, फिर रोड मैप तैयार होगा, फिर डेवलपमेंट काम वहां पर शुरू हो पाएगा। इसलिए ये आदि कर्मयोगी अभियान लाया गया। किन को टारगेट किया गया? मुख्यतः आदिवासी बहुल गाँव, उन्हीं के लिए है। ये आपको ज़्यादा करके याद रखना है, ठीक। ये क्लियर हो पा रहा है?
कब से इसकी शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में? 17 सितंबर 2025। ठीक, कितने जिलों में ये होगा? 28 जिले। कितने गांव हैं? 6650, 66-50 गांव में ये शुरू होगा। फिर एक ऐप आया है आदिवाणी ऐप। ठीक, नेशनल लेवल पर ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये एआई आधारित ऐप है। ये क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा। जनजातीय बोलियों का संरक्षण के लिए ये ऐप लाया गया। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन है यूनेस्को। ठीक, यूनेस्को ने बहुत पहले एक रिपोर्ट दी थी कि भारत में 400 से अधिक जनजातीय बोलियां विलुप्ति की कगार पर है। ठीक, तो वैसी जनजातीय बोलियों को संरक्षित करने के लिए ये क्या, जैसे जैसे विकास होगा, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ता है, ऐसे में जो लोकल संस्कृति, लोकल कल्चर है वो दबता चला जाता है, भाषा वैसे में विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे जनजातीय बोलियों को संरक्षण करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए देश का पहला एआई आधारित ऐप लाया गया है, आदिवाणी ऐप। जैसे महाकुंभ के समय आप एक ऐप सुने होंगे, भाषिनी ऐप, यदि सुने होंगे तो। वो भी क्या है, देश के जितने अलग अलग भाषाएं, कन्नड़ है, मराठी है, इन सब में वो ट्रांसलेट करके चीजें बताता था। ठीक, ये था हमारा भाषिनी ऐप। ये है आपका आदिवाणी ऐप। इसमें क्या है, आदिवासी बहुल या फिर आपके आदिवासी जनजाति जो बोली है उनके संरक्षण के लिए ऐप लाया गया है। एआई आधारित ऐप है। इसमें क्या है, होगा क्या, जैसे कुछ भी आप उसमें टेक्स्ट डालेंगे, मैसेज करेंगे, उसको वो ट्रांसलेट कर देगा। जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, वैसे आप करके मैसेज टाइप करेंगे, फिर उसमें सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको ये जो आपने टाइप किया है टेक्स्ट कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ठीक, वो आप टाइप करेंगे तो उस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होकर के आपके सामने आ जाएगा। फिर आप उसको पढ़ भी सकते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, सुनना है तो सुन भी सकते हैं। ठीक, उसमें टेक्स्ट टू वॉइस वाला भी फीचर वगैरह दिया गया। तो ऐसा ये ऐप है। इस ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ट्राइबल मिनिस्ट्री जो भारत की है उसके द्वारा ये ऐप शुरू किया गया है। ये 4 संस्था मिलकर के इस ऐप का विकास किया। आईआईटी दिल्ली है, बिट्स पिलानी है, IIIT हैदराबाद है और IIIT नवा रायपुर है। ठीक, रायपुर, नवा रायपुर की भी भागीदारी है, इसलिए ये पढ़ना हमको ज्यादा आवश्यक है। तो इसलिए भी पढ़ना आवश्यक है क्योंकि छत्तीसगढ़ इज अ ट्राइबल स्टेट, यहाँ पर भी बहुत सारी जनजातीय बोलियां हैं। ठीक, और इसमें क्या है, उद्देश्य यही है जनजातीय बोलियों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, प्रचार प्रसार करना, ताकि ऐसे नई जो हमारे युग शुरू हो रहा है, डिजिटल युग, इसमें इनको प्रासंगिकता मिल पाए। ऐसे क्या होगा, यदि ये आपके ट्रांसलेट वगैरह हो पाएंगे तो केंद्रीय योजनाएं वगैरह हमारी क्या है, या तो हिंदी में निकलती है, इंग्लिश में निकलती है, इस टाइप की चीज़ होती है। उन तक हो सकता है उनको हिंदी ना आती हो, गाँव वगैरह में इंग्लिश नहीं आती हो, तो उनको पता कैसे चले? जब हमारा जनजातीय बोली में वो ट्रांसलेट हो जाएगी तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, हमारा ऐप की विशेषता आप देखो, भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेशन ऐप है। फिर ऐप के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, जनजातीय बोलियों, इनमें रियल टाइम अनुवाद संभव हो पाएगा। रियल टाइम आप समझते हैं, जैसे ही आप देंगे वैसे ही तुरंत मिलना, उसको बोला जाता है रियल टाइम, चाहे किसी भी टाइप का चीज। ठीक, तो रियल टाइम अनुवाद इसमें होगा। इसमें 3 तरह की सुविधाएं होंगी। टेक्स्ट टू टेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, आप टाइप करके डालोगे, हो सकता है वो लिखा हुआ आ जाए, टेक्स्ट टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट, आप बोल करके ट्रांसलेशन करवा सकते हो। फिर स्पीच टू टेक्स्ट, ये स्पीच टू स्पीच, बोलेंगे आप, सीधा ट्रांसलेट करके आपको बोल करके बताएगा। ठीक, इस टाइप की 3 इसमें फैसिलिटीज है। प्रथम चरण में इसमें 4 भाषाएं शामिल की गई है, अभी ही ये शुरुआत हुआ है। ठीक, बीटा वर्जन इसका लॉन्च हुआ है। बीटा वर्जन मतलब नया नया आया, इसमें और सारी डेवलपमेंट होनी बाकी है। तो इसमें अभी केवल 4 बोलियां शामिल की गई है। 4 बोलियों में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक है हमारी गोंडी, छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा, फिर एमपी की भील जनजाति, मुंडारी झारखंड और संथाली उड़ीसा। ये इन 4 लैंग्वेजेस में अभी ये फीचर अपने पास है इस ऐप में, आदिवाणी ऐप में। और ये हमारा गोंडी भाषा, इसके लिए जो बैकग्राउंड डेवलपमेंट किया है, बैक एंड डेवलप किया है, वो किया है IIIT नवा रायपुर। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, ये 2 चीज आपको याद रखना है। इस आदिवाणी ऐप में छत्तीसगढ़ से कौन सी जनजाति बोली शामिल है? गोंडी। कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा बैक एंड इसका डेवलप किया गया? IIIT नवा रायपुर। ठीक, आगे और ऐसी बहुत सारी बोलियां इसमें शामिल की जानी है। एक अभियान लाया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, संकल्प HEW अभियान। संकल्प HEW मतलब हेल्थ एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर, महिला कल्याण के लिए ये अभियान शुरू किया गया। आयोजन करता है इसके महिला बाल विकास विभाग। 10 दिवसीय ये अभियान चला गया था। जागरूकता अभियान है मुख्यतः। इसमें क्या करना है, इनको महिलाएं हैं, किशोर हैं, बच्चे हैं, यानी ये महिलाओं की बात हो रही है, महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं, साथ में जो बच्चे हैं, इनको इनके कानूनी अधिकार,
इनके स्वास्थ्य क्षेत्र, पोषण, सुरक्षा, शासकीय योजनाओं, इन सब के बारे में इनको जानकारी प्रदान करना। यदि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई परेशान कर रहा है किसी भी टाइप से, सोशल मीडिया ये वो किसी भी टाइप से, तो इनके पास क्या कानूनी अधिकार हैं, इनको क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह दी जा रही है, जैसे किसी को बीमारी है, एनीमिया ये वो, तो क्या है फ्री मेडिसिन वगैरह उपलब्ध कराई जाती है सेवा केंद्र द्वारा, आपके प्राथमिक चिकित्सा केंद्र द्वारा, उसके बारे में बताना। पोषण अभियान कई चलते हैं, सुरक्षा, शासकीय योजनाएं, कोई इनको टारगेट करके सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में इनको बताना। ये ऐसा इसमें अभियान चलाया गया था। जानकारी का प्रसार करना मुख्य था। तो अभियान के दौरान क्या सभी जिलों के शहरी, ग्रामीण, आंगनबाड़ी क्षेत्र, इन सब पर शिविर लगाया गया था और इन सब में केंद्र राज्य इनकी सरकारी योजनाओं के बारे में इनको अवगत कराया गया था। जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर वगैरह है, नोनी सुरक्षा योजना, महतारी वंदन, ये सब योजनाओं के बारे में उनको बताया गया था। बहुत सारी आपकी योजनाएं हैं जो सीधा आपके मॉनेटरी बेनिफिट देता है। ठीक, कई ऐसी योजनाएं हैं, यदि आप घर में क्या है इस टाइप के जो यदि रिमोट विलेजेस हैं उनमें घर में ही डिलीवरी वगैरह करा दी जाती है, तो उनके लिए कई योजनाएं लाई गई। यदि आप शासकीय संस्था या फिर शासकीय आपके चिकित्सालय में आप करवाओगे तो आपको उसमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। 20,000, 5,000, 10,000 अलग अलग योजनाओं के अलग अलग मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, लोगों को मालूम नहीं होते, तो उसके बारे में उनको जानकारी वगैरह प्रदान करना। तो बीच बीच में सरकार क्या है ऐसे अभियान लाते रहती है, जागरूकता अभियान। नेक्स्ट देखते हैं, एक आदर्श सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया। आदर्श सुविधा केंद्र, ठीक, इसमें क्या है आदर्श सुविधा केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की अभी बजट स्वीकृति दी गई, ये वाले बजट में। ये क्या है, ऐसा एक आपका आदर्श सुविधा केंद्र बनेगा जिलों में, आपके नगरीय निकाय में। ये बहुत टाइप की आपको फैसिलिटी प्रदान करेगा सिटीजन्स को। जैसे कौन कौन से फैसिलिटीज हैं, कई प्रकार के प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट बनवाने, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 50 तरीके के सर्टिफिकेट आपके होते हैं। ठीक, तो वैसे यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाना, लाइसेंस वगैरह जारी यहाँ पर हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर टाइप के और लाइसेंस, पंजीयन सेवाएं, जैसे आपका आयुष्मान कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, जो भी इस टाइप के कार्ड है उसके पंजीयन यहाँ पर हो सकते हैं। साथ में आपको शिकायत निवारण सेवाएं यहाँ पर मिलेंगी। कोई किसी टाइप की कंप्लेन है आपको नगरीय निकाय संबंधी, या फिर कचरा नहीं उठ रहा, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, जनरली जो 112 नंबर पर फ़ोन करके कंप्लेन वगैरह किए जाते हैं, वो सारी समस्याएं भी यहाँ पर निवारित हो पाएगी। इन सब को एक में यहाँ पर हम प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है एकीकृत व्यवस्था, इंटीग्रेटेड हमारी फैसिलिटी है ये। तो ये हमारा आदर्श सुविधा केंद्र क्या होगा, सभी आपके पहले चरण में छत्तीसगढ़ के सभी 14 नगर निगम में और साथ में 55 नगर पालिकाओं में, इन जगहों पर ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी, आदर्श सुविधा केंद्र, जिसमें इस टाइप की फैसिलिटी मिलेगी सिटीजन्स को। प्रमाण पत्र वहां से बनवा सकते हैं, लाइसेंस वहां से बनवा सकते हैं, फिर आपकी शिकायत निवारण सेवाएं वहां पर होंगी, पंजीयन वगैरह करवा सकते हैं विभिन्न कार्ड वगैरह के लिए। ठीक, इसके लिए यह हमारा आदर्श सुविधा केंद्र, ये समझ पा रहे हैं। ठीक, अब इसमें कुछ लोग का क्वेश्चन ये हो सकता है जो जानकारी रखते होंगे कि सर ये सब तो हम लोग बहुत सुनते हैं, मोर संगवारी ऐप आ गया, घर में आकर के डिलीवरी हो रही है, दुनिया भर का कई और हम सुविधा पढ़े, अटल डिजिटल केंद्र वगैरह भी बीच में आया है केंद्र स्तर के, फिर ये भी आ गया, सब जगह लाइसेंस ही बन रहा है, सब जगह प्रमाण पत्र ही बन रहा है, इतना अति हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो आप देखो पहला वाला जो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है वो केंद्रीय स्तर की योजना है, हमारी राज्य की नहीं। दूसरा हम देखेंगे मोर संगवारी ऐप, उसके लिए डिजिटल लिटरेसी चाहिए, वहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में जाकर के अंदर अप्लाई करना है, तब आपके घर में आकर के मिलेगा। सबको नहीं आता डिजिटल ऐप चलाना। ठीक, ऐप पहले तो डाउनलोड करना ही नहीं आता, सामने वाले को पकड़ते हैं कि भाई ऐप डाउनलोड कर दे, फिर यदि खुले तो उसमें रजिस्टर करना नहीं आता। डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आया है डिजिटल लिटरेसी इंडिया में ही 45% के आसपास है, तो आप गाँवों में तो बात छोड़ दो। ठीक, छत्तीसगढ़ में भी बहुत कम है डिजिटल लिटरेसी, 35 समथिंग कुछ % के आसपास मेजर किया गया था। ठीक, तो इसलिए क्या है जो ऐप वगैरह है वो पूरा उसके लिए डिजिटल लिटरेसी चाहिए। ये क्या है, ये फिजिकल फैसिलिटी है, ऐसी संस्था है, आप जाएंगे वहाँ पर बोलेंगे कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, सामने वाला काम करके देगा और आप तक पहुँचेगा। ये समझ पा रहे हैं। नहीं तो जिसको डिजिटल लिटरेसी नहीं है उसको जिला ऑफिस, तहसील ऑफिस दौड़ना पड़ता है। तो ऐसा जब ये सुविधा केंद्र बन जाएगा, सीधा वहाँ जाएगा, सारा काम वहीं पर से हो पाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम टाइप की ये चीज़ है। लाइसेंस बनवाना है जाओ यहाँ, प्रमाण पत्र बनवाना है यहाँ जाओ, कोई भी टाइप की चीज़, पंजीयन करवाना है आयुष्मान कार्ड के लिए यहाँ जाओ, एक ही चीज़ एक ही जगह पर आपको जाना होगा। ये समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा आदर्श सुविधा केंद्र है। इसमें कुछ मुख्य चीज़ें आपको याद रखना है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की बजट स्वीकार हुआ है। शुरुआत में सभी नगर निगम 14 और नगर पालिका 55, इसमें ये बनाया जाएगा। इसके बाद और इसका एक्सपांशन वगैरह किया जाएगा। ये समझ पा रहे हैं, बोलो। फिर अभी एक बस्तर ओलंपिक आयोजन होने वाला है 2025 में, लास्ट ईयर भी हुआ था, जानते हैं। ठीक,
बस्तर ओलंपिक अभी 2025 आयोजित होने वाला है, 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ये अभी इसका प्राइमरी डेट है जो दिया गया है। कई बार क्या होता है आगे बढ़ जाता है, ठीक, कोई मुख्य अतिथि आने वाला है 2 दिन के लिए, पोस्टपोन, पता चल रहा है 30 नवंबर तक का डेट है, 5 दिसंबर तक भी हो सकता है। तो ये अभी इनिशियल डेट है, जब फाइनल होगा दिसंबर में तब हम लोग इसका और फाइनल डेट देखेंगे कहाँ तक ये हुआ, ठीक। तो अभी जो इनिशियल डेट है वो तो यही है, 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इसका टारगेट डेट है। विकास खंड स्तर पर यह आयोजित किया जाएगा 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, फिर जिला स्तर पर 5 नवंबर से 15 नवंबर, संभाग स्तर पर 14 नवंबर से 30 नवंबर। जो विकास खंड स्तर में जीतेगा वो जिला लेवल पर परफॉर्म करेगा, फिर जिला से संभाग लेवल पर, ठीक। इसमें प्रतियोगिता की श्रेणी होगी 2, जूनियर वर्ग होंगे, सीनियर वर्ग होंगे, सभी के लिए ओपन है। और साथ में एक विशेष श्रेणी बनाई गई है स्पेशल कैटेगरी, किन के लिए, नक्सल हिंसा से जो दिव्यांग हो चुके हैं वो, और साथ में जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं जो जेल से बाहर आ चुके हैं या फिर इस टाइप की चीज, जो भी आत्मसमर्पित नक्सली उनके लिए भी। और ये जो स्पेशल कैटेगरी है इनके लिए केवल संभाग स्तर पर खेल होगा, इनके लिए विकास खंड स्तर नहीं होगा, इनके लिए जिला स्तर नहीं होगा, सीधा संभाग लेवल पर होगा, क्योंकि इनकी संख्या वैसे ही कम होगी। ये समझ पा रहे हैं? तो ये 2 जो वर्ग है, जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, इनके लिए तीनों स्तर होंगे, और जो विशेष श्रेणी है इनके लिए केवल और केवल संभाग स्तर होंगे। कुल खेल विधाएं कितनी होंगी? 11। लास्ट ईयर भी 11 ही थे, ठीक। एथलेटिक्स है, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी, ठीक। ऐसे हमारी 11 खेल विधाएं होंगी, और ये विशेष श्रेणी के लिए संभाग स्तर पर ही प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। ये क्लियर हो पा रहा है? ठीक। फिर छत्तीसगढ़ में 6 जलाशयों को चिन्हांकित किया गया है रामसर स्थल के रूप में, ठीक। रामसर स्थल जानते हैं क्या क्या होता है, ठीक। आर्द्र भूमि जो कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की है उनको हम बोलते हैं रामसर स्थल, ठीक। आर्द्र भूमियां जो वेटलैंड्स है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं स्पेशल टाइप के, वहाँ पर वेजिटेशन मिलेंगे, उनकी अपनी अलग बायोडाइवर्सिटी कैपेसिटी है, ये सबको बोला जाता है वेटलैंड्स। और जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको घोषित किया जाता है रामसर स्थल। अभी तक छत्तीसगढ़ में एक भी रामसर स्थल नहीं, आर्द्र भूमियां कई हैं वेटलैंड्स, पर अंतरराष्ट्रीय महत्व का एक भी घोषित अभी तक नहीं किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया है, हमने 6 जलाशयों को चिन्हांकित किया गया है, जहां पर स्पेशल टाइप के आपके वेजिटेशंस हो सकते हैं, जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हों, जिनकी अपनी बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो, ऐसे 6 जलाशयों को चिन्हांकित किया गया है। इनको रामसर स्थल में जोड़ने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा। रामसर स्थल जुड़ने से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बन जाता है, तो उसमें टूरिज्म वगैरह बढ़ जाते हैं, आसपास के लोगों को रोजगार सृजन होता है, इंटरनेशनल फंड आने लगते हैं, उस क्षेत्र का भी आप बोल लो कि महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। यदि हमारे स्टेट में 1-2 रामसर स्थल भी घोषित हो गए तो बाकी वेटलैंड्स के भी रामसर स्थल बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, हम वैसे वेटलैंड्स का, हम वैसे स्थल का संरक्षण कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, इनका इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं हो पाएगा। हमको ऐसे क्षेत्रों को बचा करके रखना है, इसलिए ऐसे 6 जलाशयों को चिन्हांकित किया गया है। एक है आपका कोपरा जलाशय, फिर है मांडर जलाशय, गिधवा परसदा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, कुरंदी जलाशय, गंगरेल जलाशय, नेमगांव जलाशय। ये 6 को रामसर स्थल के रूप में चिन्हांकित करने, घोषित करवाने के लिए चिन्हांकित किया गया है। ये क्लियर हो पा रहा है? आपको संख्या ज्यादा करके याद रखनी, कितने हैं? 6, ठीक। फिर राज्य सरकार द्वारा कई विभिन्न प्रोजेक्ट योजनाएं चलाई जा रही हैं अलग अलग। ये कई बार आपको पूछ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। प्रोजेक्ट दक्ष क्या है? प्रोजेक्ट दक्ष हमारी सरकारी जो भी अधिकारी हैं या सरकारी कर्मचारी है, इनका डिजिटल अप स्किलिंग पहल है, यानी इनको डिजिटल स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देकर के प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, स्पीड लाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, ये सारी प्रोजेक्ट दक्ष चल रही। इसके अंतर्गत इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है अलग से डिजिटल अपस्किलिंग के तहत। प्रोजेक्ट सेकेंड इनिंग, इसमें क्या है, जितने भी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं इनको पेंशन वगैरह भुगतान में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वैसे प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करना, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना होना, इसके लिए ध्यान रखा जाएगा। समय पर इनका पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट सेकेंड इनिंग की शुरुआत की गई। सेकेंड इनिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो अपनी जीवन की दूसरा अपना शुरू कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है सेकेंड इनिंग। वैसे ओरिजिनली देखा जाए तो थर्ड है, पहला तो नौकरी लगने के पहले ही है, फिर उसके बाद वाला फिर जाकर के रिटायर। खैर जैसा भी यहाँ पर सेकेंड इनिंग, प्रोजेक्ट सेकेंड इनिंग लाए। फिर प्रोजेक्ट संस्कृति क्या है? छत्तीसगढ़ की लोक कला, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देना। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रोजेक्ट संस्कृति कई बीच बीच में अभियान लगते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता बढ़ा रहे हैं, बीच में कुछ अभियान ला रहे हैं, तो वैसी चीजें इन प्रोजेक्ट्स के तहत होती हैं। फिर प्रोजेक्ट अंतरिक्ष एक आया है,
इसमें अंतरिक्ष विज्ञान जानकारी और प्रयोगात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना, किनको? छात्रों को, स्कूली छात्रों को ज्यादा करें, ठीक। उनमें अंतरिक्ष विज्ञान और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनका इंटरेस्ट इनमें बढ़ाना। फिर एक है प्रोजेक्ट दधीची, इसमें समाज में अंगदान देहदान को लेकर के जागरूकता फैलाना और विभिन्न भ्रांतियों को दूर करना, ठीक। यदि हमने यहाँ पर देहदान कर दिए या अंगदान कर दिए, पता नहीं परलोक में जाकर के हमारी क्या गति होगी, इस टाइप की जो कई बार रहती भ्रांति, वैसी भ्रांतियों को दूर करना, ठीक। और ये दधीची कौन है? ऋषि दधीची आप जानते हैं, वो अपने हड्डियों का दान दिए थे वज्र बनाने के लिए, इसलिए उनके नाम से प्रोजेक्ट दधीची रखा गया। फिर प्रोजेक्ट अनुभव, अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतियोगी परीक्षार्थियों को, जो एस्पिरेंट होंगे, उनको विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन देंगे, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक। वैसे विभिन्न जो आपके अनुभवी अधिकारी हैं, उनको कई जिलों में जाकर के एस्पिरेंट्स हैं, उनको विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। फिर प्रोजेक्ट रक्षा, कैंसर पहचान के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर वगैरह आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत कैंसर क्या होती है पता नहीं चलता है, ठीक। बिल्कुल नॉर्मल आदमी जी रहा है, इधर उधर दर्द उठा, जा करके चेक करा, 4th स्टेज कैंसर, पता ही नहीं लगता है, ठीक। तो वैसे क्या है, कैंसर बीच बीच में यदि इसके लिए निःशुल्क जांच शिविर वगैरह लगे आपके रिमोट लोकेशन वगैरह में, या फिर ऐसे जिलों में जहां पर इनकी सुविधा नहीं है, तो कैंसर की पहचान पहले कर ली जाएगी, और यदि पहले स्टेज दूसरे स्टेज पर निकलता है तो उनके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए प्रोजेक्ट रक्षा लाया गया। फिर एक है प्रोजेक्ट सुरक्षा, इसमें क्या है, स्कूल, शासकीय कर्मचारी सहित आम जनता को प्राथमिक उपचार, CPR, इन सब की जीवन सुरक्षा, ये सब सेवाएं के बारे में प्रशिक्षण दें। कोई भी जैसे एक्सीडेंट हो गया, फर्स्ट एड कैसे करना है, कोई अचानक से गिर गया, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक पड़ रही है, तो CPR कैसे देना है, इन सब के बारे में उनको जानकारी वगैरह प्रदान करना, ये है प्रोजेक्ट सुरक्षा। तो प्रोजेक्ट रक्षा अलग है कैंसर वाला, प्रोजेक्ट सुरक्षा अलग है, प्राथमिक सेवा से जुड़ा हुआ। ये समझ पा रहे हैं? इतनी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर कुछ वन लाइनर हम लोग देखते हैं। महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त दी गई है 5 सितंबर को, बाकायदा टीचर्स डे पर, ठीक। हम लोग को नहीं आया, ठीक। स्वच्छता ही सेवा स्वच्छोत्सव अभियान के तहत विशेष पखवाड़े चलाए गए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। फिर छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भाग लेंगे उनको बात हो रही है। वैसे हमने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ जो मेडल जीतेंगे उनके लिए डिसाइड किया है। गोल्ड वाले 3, सिल्वर वाले 2, ब्रॉन्ज वाले 1 करोड़। इनमें यहाँ पर केवल जो भाग लेगा उसी को प्रोत्साहन राशि मिलने वाली 21 लाख रुपए। फिर युद्ध या फिर सैनिक कार्रवाई कहीं पर है, नक्सली अभियान, युद्ध वगैरह में शामिल है, एंटी टेरर ऑपरेशन में जो है उनको किसी प्रकार का राष्ट्रीय अवार्ड वगैरह मिल रहा है, परमवीर चक्र, इस टाइप की। तो वैसे शहीद सैनिकों की पत्नी अथवा उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि पहले जो 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके अब 50 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक। फिर मनरेगा अंतर्गत कार्यों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, मनरेगा दर्पण। ये पोर्टल है, ऐप नहीं, ठीक। फिर मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा महतारी सदनों का लोकार्पण कितने का किया गया? 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण मतलब बन के तैयार हो गए, ठीक। आगे जाकर के और एक 202 2024-25 के अंतर्गत 202 द्वितीय चरण, अभी वाला जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 166 महतारी सदन स्वीकार किए गए, ठीक। अभी बनने वाले हैं, बने नहीं है, अभी बन करके तैयार हो गए 51। आगे इतने और डेवलप होने वाले। फिर छत्तीसगढ़ की कौन सी संस्था को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग। अभी इस साल आपका पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव हुआ था, उसके लिए इन्होंने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट वगैरह किए थे, उसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अभी नॉमिनेट किया गया, मिला नहीं, ठीक। जैसे आप जा करके अपने गाँव में यदि PSC दिलाने वाले पहले स्टूडेंट होंगे तो आप भी PSC के लिए फॉर्म भरा हूँ, ये वही वाली चीज है, ठीक है। फिर देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे शुरू हुआ है मैन पार्ट में। गार्बेज कैफे मतलब कचरा लाओ खाना पाओ, ठीक। कुछ ऐसा इन्होंने रखा होगा कि 1 किलो प्लास्टिक आप लाएंगे तो इतना आपको फूड मिल जाएगा। तो ऐसा ग्रामीण गार्बेज कैफे शुरुआत हुआ है मैन पार्ट में, देश का पहला। फिर प्रदेश के इस जिले को राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र, ये पर्यटन क्षेत्र है किसका? गौरेला पेंड्रा मरवाही का। इस पर्यटन क्षेत्र को पर्यटन विकास के लिए इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किया है इन्होंने, इसलिए राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है इको टूरिज्म साइट के लिए, ठीक। यहाँ इस जिले में क्या है, एक पहाड़ी है जिसकी चोटी है राजमेरगढ़, ये एक टूरिज्म स्पॉट है, इसको इको टूरिज्म के रूप में इन्होंने डेवलप किया है, इसलिए स्टेट लेवल इको टूरिज्म साइट 2025 का अवार्ड दिया गया है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को। ये समझ पा रहे हैं, ठीक।
फिर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र शुरू हुआ है मरुदा टैंक, जो कि है स्थित भिलाई में। 15 मेगावाट की इसकी क्षमता है, 80 एकड़ में डेवलप हुआ है। कहाँ पर? जंगल वॉरफेयर कॉलेज बनेगा, करेगुट्टा पहाड़ी सुकमा वाला क्षेत्र। प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि सोलर सिस्टम से चलेगा, ये है जगदलपुर में। फिर देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय ये बन रहा है आपका नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी विकास, ये जो आपका स्टेट कैपिटल रीजन SCR बनेगा, 4 आपके शहरों को मिलाकर के बनाया जाएगा। रायपुर, नवा रायपुर 1, भिलाई 2, दुर्ग 3 और धमतरी 4। इनके कुछ कुछ क्षेत्र मिलाकर के एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा NCR टाइप। इसमें 23 नगरीय निकाय और 700 गांव इसमें शामिल होंगे टोटल। फिर देखो रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने वाली है। कमिश्नरी प्रणाली जैसे आपका बेंगलुरु में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, ठीक वैसे यहाँ पर 1 नवंबर से कमिश्नरी प्रणाली लागू होने वाली है। अभी तक क्या है, जिले में जो चीफ होते हैं SP होते हैं, अब जो चीफ होंगे वो कमिश्नर होंगे, ठीक। तो यहाँ पर 1 नवंबर से रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने वाली है। फिर इस प्रणाली को बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय आपका समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे ADG प्रदीप गुप्ता। इस प्रकार का कोई भी हमको नया चीज लाना होता है, नई प्रणाली गठन करनी होती है, तो एक हम क्या बनाते हैं, समिति बनाते हैं। वो हमको सलाह देती है सरकार को, उसके आधार पर यह गठन किया जाता है, यही प्रोसेस है। तो पहले हमारी समिति गठित होती है, वो सलाह देती है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। तो ऐसे उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, जिसके चीफ थे प्रदीप गुप्ता, ठीक, पुलिस के अधिकारी। फिर BCCI में जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं प्रभतेज सिंह भाटिया, जो कि बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से, यहीं के हैं। तो BCCI जॉइंट सेक्रेटरी ये बने। फिर पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। किसने? टोमन कुमार। और यही टोमन कुमार जम्मू कश्मीर की तीरंदाज जो है शीतल कुमारी, इनके साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है मिक्स डबल्स वगैरह, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ द्वारा एक कप आयोजित किया गया था, टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, छत्तीसगढ़ कप 2025 3rd एडिशन। ये क्या है? सीनियर वुमेन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका खिताब जीता है विदर्भ ने। फाइनल में पराजित किया है तमिलनाडु को। ये क्लियर हो पा रहा है? पक्का है? बोलो जोर से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका खत्म होता है सितंबर महीने का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, ठीक। अगला हम देखेंगे बाद में, हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जैसा भी नोटिस आएगा, सितंबर महीने का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है।